Good morning students. Let us start with execution of C program. So how to execute C program? In your syllabus, figure number 10.9 represents this. Here, user types program in certain text editor. Very first. Second one is translator. So we save this file with particular extension. Here the extension is C. C प्रोग्राम के लिए आपका एक्सटेंशन होगा C. अगर आप फर्स्ट नाम का फाइल बना रहे हो तो first.c ये आपके फाइल का नाम होगा पूरा. देन सोर्स कोड, किसी टेक्स्ट एडिटर में हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसे हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं, जो .c एक्सटेंशन से सेव किया है. आफ्टर दैट ट्रांसलेटर पार्ट. ट्रांसलेटर ट्रांसलेट कर देता है तो वो ऑब्जेक्ट कोड बनता है. ऑब्जेक्ट कोड पता है आपको क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोड जो कि मशीन को पता चले कि पर्टिकुलर कौन से कहाँ पर कुछ कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, ये ट्रांसलेट करता है ना, मशीन को पता चले कि इसे क्या करना है एग्जैक्टली. हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं अभी, तो मशीन को समझे उस फॉर्म में हमें देना पड़े. ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसलेटर का ये काम होता है कि ये ट्रांसलेट करता है वैल्यूज़ को, जो भी हम लोगों ने प्रोग्राम में लिखी हुई है, और ऑब्जेक्ट कोड बना देता है. ऑब्जेक्ट कोड आगे भेजता है लिंकर की तरफ. तो ये तीसरा पार्ट है बच्चों. लिंकर की तरफ आएगा तो ये लाइब्रेरी की फाइल्स, अलग से लाइब्रेरी में फाइल पहले से डिफाइंड होती हैं. जैसे कि हम लोग ऊपर लिखते हैं stdio.h, हेडर फाइल डालते हैं ना ऊपर, सबसे पहले मेन के भी ऊपर. तो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी होती है जहाँ पर इसकी डेफिनेशंस पहले से डिफाइन कर रखी है. तो हम लोग डायरेक्टली वो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं. तो लिंकर का यही काम है बच्चों कि फाइल्स को ऑब्जेक्ट कोड के साथ लिंक करना है, फिर वो बनाएगा एग्जीक्यूटेबल कोड. ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हो गई. आगे चौथी स्टेप पे आइए. तो यहाँ पर चौथी स्टेप पे लोडर का पार्ट होता है. एग्जीक्यूटेबल कोड जो कि लिंक होने के बाद जनरेट हो चुका है, तो ये करता है वैल्यूज़ को लोड. अब डेटा जो आता है बाहर से, यूज़र से, या फिर आपने पहले से डिफाइन कर रखा है, सपोज आप एडिशन का प्रोग्राम कर रहे हो, a=4 and b=6, something like that. Data, if raw data I am providing to that program, so that values are getting loaded to particular फंक्शन परफॉर्मेंस. कि एडिशन करना है तो वैल्यूज़ को लोड करना पड़ेगा. वो एग्जीक्यूटेबल कोड इधर से आएगा कि क्या करना है एग्जैक्टली, और वैल्यूज़ क्या है वो मैच करके लोड करेगा और फाइनल आउटपुट जनरेट करेगा. सो दिस इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. नाउ as seen in the figure 10.9, the first step is to write the program using any text editor. The program that we write using editor is known as a source code or source program. So students, you have to write down the definition of what is source code or source program along with this figure number 10.9a in your classwork notebook. Now next one is the extension of the source file in C language is C. When we compile the source program using compiler, then compiler is a translator that converts source program into the machine language. अब यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर का डेफिनेशन लिखना है. सबसे पहले आप लिखोगे सोर्स कोड डेफिनेशन, देन आप लिखोगे कंपाइलर डेफिनेशन. ओके, कंपाइलर, सोर्स कोड, देन यहीं पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगी. ठीक है. देन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट कोड्स आर अवेलेबल. ओके, द प्रोग्राम कॉल्ड linker is then used to link the object code with the library function giving executable program or executable code. ठीक है. Finally executable code is loaded on the memory by the program called loader. अब ये मेमोरी में वैल्यूज़ लोड हो जाएगी, आप यूज़ कर सकते हो आगे के प्रोसेस के लिए भी, along with the data required to give us the output. ठीक है. सो ये है डिटेल में एग्जीक्यूशन के स्टेप्स. ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सो ये मिस मत करना स्टूडेंट्स. जस्ट वट एवर इज आस्क्ड टू डू, जस्ट परफॉर्म दैट एंड फिनिश योर वर्क. थैंक यू.
After finishing execution steps, come to the point which are very important while studying C program. So what are those points? Students, as far as new language is concerned, what do you need for learning a new language? Yes, of course, while learning new language, we first have to learn some alphabets, right? All the alphabets, if you know, you will find that language easy to learn, right? These alphabets form the basic sets of in constructing words and sentences in that language. So, C language also have some own character set. So, what are those? The characters here can be divided into basic 4 categories. So, these 4 categories include letters, digit, white spaces, special characters. So, these are 4 कैरेक्टर सेट्स. जिस तरह से आप इंग्लिश सीखते हो तो अल्फ़ाबेट्स चाहिए होते हैं ना, ठीक है. हिंदी सीखते हो तो वर्णमाला सीखते हो, ठीक है. गुजराती सीखते हो तभी भी आपने सारे वर्ण सीखे होंगे, गुजराती के 12 खड़ी सीखते हो, है ना. तो उसी तरह हमें सी लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें सीखनी है, ABCs ऑफ सी, जिसे हम बोलेंगे. सो ये क्या है? I am repeating: letters, digits, white spaces and special characters. Now, what are letters? A to Z जो letters इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं वही यहाँ पर भी है, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, वही हम लोग इंग्लिश वाला ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. डिजिट्स है 0 to 9 जो कि आप सी में यूज़ कर सकते हो. आफ्टर दैट वाइट स्पेसेस जो होते हैं वो क्या है? तो ब्लैंक स्पेस, जो कि स्पेस बार आप यूज़ करते हो ना, ब्लैंक स्पेस देते हो. देन फॉर्म फीड, ये एक ऑप्शन होता है, मैं बताऊंगी आपको इसके बारे में. देन हॉरिजॉन्टल टैब, हॉरिजॉन्टल टैब जो आप टैप करते हो ना तो 4 स्पेस जितना स्पेस अपने आप छूट जाता है ना वो. देन न्यू लाइन, नए लाइन पर जब जाते हो वो न्यू लाइन. और वर्टिकल टैब, ये चीज़ें होती हैं वाइट स्पेस में. सो वाइट स्पेस इज इम्पॉर्टेंट, वी कैन से. ओके, so guys, come to the next point, that is fourth from this part. हम लोगों ने ये 3 देखा. अभी हम जाते हैं इसकी तरफ, स्पेशल कैरेक्टर्स. अब स्पेशल कैरेक्टर्स का भी सेट है, देखो यहाँ पर. इट इज़ गिवन ओवर हियर इन योर टेक्स्ट बुक. टेबल नंबर 10.1 रिप्रेजेंट्स सी कैरेक्टर सेट. सो कौन से कैरेक्टर्स हैं? सबसे पहले है एम्परसेंड, जो कि एम्परसेंड साइन आपने नाम सुना होगा. इसे एंड तरीके आप लिखते भी हो नोटबुक में, पर ये एंड लिखने का गलत तरीका है. नॉर्मली ये नहीं, शॉर्टकट फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो इसे. एम्परसेंड ये एक लॉजिकल ऑपरेटर की तरह भी काम करता है, ठीक है. सो यहाँ पर ये ऑपरेटर है एम्परसेंड. और दूसरा है ग्रेटर देन साइन. आफ्टर दैट एपोस्ट्रोफे, एस्टेरिस्क, एस्टेरिस्क मतलब साइन. देन ये स्टार वाला साइन, उसे एस्टेरिस्क बोलते हैं. देन लेस देन साइन, देन माइनस साइन, एट द रेट, बैक स्लैश. देखिए स्लैश जब भी आप यूज़ करो ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड 2 टाइप के स्लैश होते हैं. मैंने निसर्ग का नोटबुक चेक किया था, उसमें उन्होंने गलत यूज़ किया है. निसर्ग ट्राई टू यूज़ दिस स्लैश एज अ बैक स्लैश. You have used this slash and this is totally wrong. Okay, so this is correct slash. This is backward slash. Now next one is braces, left and right. Then bracket. brace और bracket में क्या डिफरेंस है? bracket जो होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट होता है और ब्रेस जो होती है वो इस तरह से होती है, कर्व वाली थोड़ी, उसे हम ब्रेस बोलते हैं, ठीक है. फिर होता है कैरेट साइन. कैरेट साइन ऐसा होता है, जो लॉजिक आपने पढ़ा होगा तो लॉजिक में ये एंड तरीके ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, ठीक है. तो दिस एंड दिस, टी का टी होता है तो टी है ना, बोथ आर टी, देन आउटपुट इज टी.
ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रूथ टेबल जो डिज़ाइन करते हैं हम, शायद आपको है या नहीं, आई डोंट नो फ्रॉम योर सिलेबस, बट मैथ्स में ही आता है, ठीक है। देन कोलन, देन कॉमा, देन डॉलर, ऑल ऑफ यू नो अबाउट डॉलर साइन, वेरी वेल। देन इक्वल टू, राइट, इक्वल टू के बाद है एक्सक्लेमेशन, देन फॉरवर्ड स्लैश। देखिए ये वाला स्लैश जो है इसे हम फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, आया है ना यहाँ पे, ये स्लैश जो है ये फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुका हुआ है फॉरवर्ड, पीछे की तरफ झुका हुआ बैकवर्ड, ये ध्यान रखना। देन हैश साइन, ये जो साइन है इसे हैश बोला जाता है। दिस वन हम लोग हैश इंक्लूड करते वक्त ये हैश यूज़ करते हैं, इंक्लूड stdio डॉट एच, सो दिस इज हैश साइन। लेस देन माइनस, देन पैरेंथेसिस, लेफ्ट एंड राइट, ये राउंड ब्रैकेट पेयर भी आप बोल सकते हो इसे, पर स्टैंडर्ड टर्म है इसका पैरेंथेसिस, लेफ्ट एंड राइट। देन परसेंट, देन पीरियड, जो डॉट साइन होता है ना डॉट, उसे यहाँ पर पीरियड बोला जाता है। देन प्लस, देन क्वेश्चन मार्क, देन डबल कोट्स या कोटेशन मार्क बोल सकते हो आप उसे। सेमीकोलन, जो एट द एंड ऑफ सेंटेंस, हर एक सेंटेंस के बाद आपको सेमीकोमा देना होता है। उसके बाद में है टिल्ड, TILD टिल्ड। देन अंडरस्कोर, अंडरस्कोर डैश नहीं है, इसमें डिफरेंस समझो। अंडरस्कोर एकदम नीचे जहाँ पर कैरेक्टर लिखते हैं वहीं पे आ जाता है, स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर आ जाता है, कुछ लाइन आती है नीचे, ये हॉरिजॉन्टल, वो है अंडरस्कोर। डैश थोड़ा ऊपर आता है, लेटर्स के मिडिल साइड में, बीच में आता है थोड़ा। देन वर्टिकल बार इज ऑल्सो देयर, ठीक है। तो ये इनके स्टैंडर्ड नाम है, कैरेक्टर सेट है, ओके। सो दिस वॉज रिगार्डिंग व्हाट, regarding ABCs of C, you can say, okay, and in standard terms we call it as a C character set. So all these are included and this is important. जैसे 12 कड़ी की प्रैक्टिस करते हो वैसे इसी की प्रैक्टिस की ये चीज़ें C लैंग्वेज पढ़ते वक्त मुझे ध्यान रखनी है, ओके। थैंक यू। So students, let us start with words in a C. A word in a C is also known as a token of a C. जो C लैंग्वेज में वर्ड्स यूज़ किए हो जाते हैं ना उसे हम लोग टोकन बोलेंगे, TOKEN, टोकन। सो रिमेंबर दिस टर्म टोकन इन C, मतलब वर्ड्स, जो भी वर्ड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं C में उसे टोकन्स बोलेंगे। हर एक कैरेक्टर जो है डिस्कस किया है 10.1 में, जो पिछले इसमें हमने ये 10.1 फिगर था, इसमें इस टेबल में हम लोगों ने सारे अलग अलग कैरेक्टर्स देखे हैं, ऑपरेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और उनके यूज़ क्या है ये देखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये वर्ड्स एक्चुअल प्रोग्राम में जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसे कैसे यूज़ करें, किस तरह से लिख रहे हैं, उसे हम देखते हैं। C बेसिकली आइडेंटिफाई 6 टाइप्स ऑफ टोकन्स, 6 अलग अलग टाइप के टोकन्स ये आइडेंटिफाई करता है। अब ये 6 टोकन्स हम लोग कहाँ पर यूज़ करें प्रोग्राम में और उसे क्या बोलते हैं, तो उनका नाम है कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लेट मी शो यू, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर्स का सेट हमने देखा है, स्ट्रिंग किसे बोलते हैं ये हमारा बाकी है, ऑपरेटर्स भी हमने देख लिए हैं, कांस्टेंट किसे बोलते हैं वो देखना बाकी है, आइडेंटिफायर और कीवर्ड ये बाकी है, ठीक है। सो वन बाय वन लेट अस हैव अ लुक टू दैट, ओके। यूज ऑफ वर्ड्स इन C प्रोग्राम, हियर प्रोग्राम illustrates the use of integer arithmetic. हियर जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं C का, कैन यू सी हियर, while writing program we are writing hash include stdio dot h, राइट। सो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, ये जो हैश होता है ये ऑपरेटर ही है जो हमने पिछले टेबल में देखा है। इंक्लूड ये कीवर्ड है, फिर लेस देन, ग्रेटर देन साइन है, ठीक है, ये हेडर फाइल है। अब इसमें सिंबल्स अलग अलग यूज़ किए हुए। अभी मेन जो है यहाँ पे पेयर ऑफ पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट पेयर। सो ये राउंड ब्रैकेट पेयर इसे हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, है ना। और ये जो भी आप कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर रहे हो वो है स्पेशल कैरेक्टर, और जो भी वर्ड्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हो ये है कीवर्ड्स, इंट, मेन, ये सारे कीवर्ड है, ठीक है। रिटर्न ये कीवर्ड है,
उसके बाद है ऑपरेटर, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो यहाँ पे ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन का, एस्टेरिस्क। और स्ट्रिंग मतलब कोई भी आप आइटम्स के रिलेटेड या कुछ डिफाइन करते हो टर्म यहाँ पे, तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स इज अ स्ट्रिंग। बहुत सारे कैरेक्टर्स जब इकट्ठे एक वर्ड में आप लिखते हो उसे हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। अब कांस्टेंट क्या है, जो फिक्स आप डिफाइन कर रहे हो, a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 40, यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिया हुआ एक वेरिएबल है, और क्वांटिटी QTY क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है इक्वल टू 12, असाइन कर दिए, वैल्यू फिक्स रखी है। कॉस्ट ऑफ आइटम, हर एक आइटम की कॉस्ट 50 रखी है, तो ये जो नंबर आप डिफाइन कर रहे हो वो कांस्टेंट है। ठीक है, सो ये है अलग अलग 6 क्या है, टोकन्स। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स इन सी। तो ये प्रोग्राम में आपका एक्चुअल इस तरह से यूज़ होता है सी प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम आपको लिखना है नोटबुक में कि किस तरह से क्या क्या आपको समझने के लिए है बच्चों ये। सो जितना आपका बेस अच्छा रहेगा, बेसिक इसका सी का, उतना ही आपका सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। You won't find any of the difficulties. It will be very much easy to solve question papers also, board exam. Okay, thank you. Students, now the next topic is keyword. Keyword मतलब क्या होता है पता है आपको? All of us must have used a dictionary at some point of time. We used it for finding the meaning of a predefined word of that language, right? C also has such predefined words to be specific. ANSI, that is ANSI C standard, supports such 32 predefined words. ठीक है, हम लोग कुछ मीनिंग ढूंढना रहे तो कैसे ढूंढते हैं ना डिक्शनरी में, वो डिक्शनरी में क्या पहले से होता है, वो वर्ड प्रीडिफाइंड होता है। सो सी लैंग्वेज में ऐसे टोटल 32 वर्ड्स है जो प्रीडिफाइंड है। कितने हैं? 32। दिस प्रीडिफाइंड वर्ड्स इन सी लैंग्वेज आर नोन एज कीवर्ड, और उन्हीं को हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। ईच कीवर्ड हैज़ अ प्रीडिफाइंड मीनिंग एसोसिएटेड टू इट। ये कीवर्ड हम किसी दूसरे और यूज़ के लिए नहीं कर सकते। जब खास करके हम जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं सी का, तो ये कीवर्ड का हमें ध्यान रखना होता है। तो ऐसे टोटल 32 कीवर्ड्स है। ठीक है, अभी देखिए ये कौन से हैं। लेट मी रीड इट फर्स्ट फॉर यू पीपल। सबसे पहला है ऑटो, आफ्टर दैट डबल। हम लोग ABC से जाएंगे सीक्वेंस में। ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, do. Then next is double, else, num, extern, float, for, go to, if. Then long, register, return, short, signed, size of, static. Then next is switch, type def, union, unsigned, void, volatile and while. All these are keywords. List of 32 keywords. The keyword and their use have been discussed in subsequent chapter throughout the course of your study. वो बीच बीच में आएंगे, मैं आपको बताती रहूँगी। ठीक है, अब देखिए आइडेंटिफायर क्या होता है। हम लोग कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं उसे हम आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। ठीक है, अ वर्ड दैट अ यूज़र कैन कंस्ट्रक्ट by making use of C character set is known as identifier. अब ये आइडेंटिफायर क्या होगा, जो कि आप खुद ये C कैरेक्टर सेट में जो A to Z अल्फ़ाबेट है, कैपिटल और स्मॉल A to Z, ठीक है, ये सारे अल्फ़ाबेट जो है वो यूज़ करके, और 0 to 9 नंबर्स है वो यूज़ करके जो आप बनाओगे उसे आइडेंटिफायर बोला जाएगा। ठीक है, वो कीवर्ड में नहीं होना चाहिए, कीवर्ड के अलावा। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ लेटर्स। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती है बच्चों? यहाँ पर आपको सेट ऑफ लेटर्स हो सकता है, और डिजिट्स, सम स्पेशल कैरेक्टर्स, सम
ये सभी हो सकता है। सम एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिफायर्स आर, जैसे कि डिफरेंस है, मेन है, ये आपने खुद लिखा है ना एडिशन या डिफरेंस निकालते वक्त, है ना। मेन, PI, फ्लोट, ये सब आपने लिखा है, तो ये आइडेंटिफायर्स है। हियर डिफरेंस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, मेन इज द नेम ऑफ द फंक्शन, PI is the name of the symbolic constant and float is predefined word. Before continuing further, let us see what is variable. ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो सीखना ज़रूरी है। जो सी हम लोग सीख रहे होते हैं तो वेरिएबल को अवॉइड नहीं कर सकते, इसे सीखना ही पड़ता है अच्छे से। सी प्रोग्राम जनरली एक्सेप्ट्स इनपुट, दिस इनपुट कम्स इन द फॉर्म ऑफ द डेटा। सी प्रोग्राम में क्या होता है, एक्सेप्ट करते हैं इनपुट्स और ये डेटा में से मिलता है। टू स्टोर एंड मैनिपुलेटेड डेटा वी कैन यूज़ मेमोरी स्पेस। अब क्या होता है कि ये हमें कहीं पे स्टोर करना पड़ता है या मैनिपुलेट करना पड़ता है, तो हमें मेमोरी की स्पेस यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है, स्टोर करने के लिए टेम्पररीली। अब यहाँ होता क्या है, डेटा विद इन दिस मेमोरी स्पेस कैन वेरी बेस्ड ऑन द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन इट। अब यहाँ पर जो होता है मेमोरी के अंदर जो डेटा होता है सेव, वो वेरी कर सकता है, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन इट। जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो डेटा अपडेट होगा, चेंज होगा। ओके, नाउ डेटा विद इन द मेमोरी स्पेस इज रेफर्ड बाय द नेम नोन एज द वेरिएबल नेम। अब ये डेटा कहाँ पर कौन सी जगह पे सेव है, वो जिससे रेफर हम लोग करते हैं ना नाम देकर, उस नाम को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल मतलब डेटा विद इन द मेमोरी स्पेस इज रेफर्ड बाय सम नेम। जो मेमोरी के अंदर डेटा रख रहे हैं उसके लिए हम नाम यूज़ करें कि इस मेमोरी में डेटा इस नाम से सेव होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। क्लियर, ये लास्ट तक भूलना नहीं है, वेरिएबल क्या है। मेमोरी लोकेशन को हम लोग नाम दे रहे हैं, उसे रेफर करने के लिए जो नाम यूज़ कर रहे हैं उसे हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। ओके, द डेटा एज इट इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग itself is called as the variable. To define a variable name in C, we have to adhere to certain rules. अब ये वेरिएबल को लिखने के लिए भी कुछ रूल्स स्टैंडर्ड होते हैं, हमें फॉलो करने होते हैं रूल्स। These rules have been mentioned below. Very first is वेरिएबल नेम cannot be same as that of keyword. कोई भी तरह का कीवर्ड ये वेरिएबल नेम हम नहीं ले सकते। वेरिएबल नेम कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर। यहाँ पर वेरिएबल्स में हम लोग को लेटर्स, डिजिट और अंडरस्कोर लिखना होता है। नो अदर स्पेशल कैरेक्टर इज यूज्ड, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होगा। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर। पहला कैरेक्टर हमेशा लेटर होना चाहिए, अदरवाइज अंडरस्कोर होना चाहिए, है ना। उसके बाद फोर्थ रूल इज मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम एज पर ANSI स्टैंडर्ड इज 31 कैरेक्टर्स। मैक्सिमम लेंथ कहाँ तक जाएगी, 31 कैरेक्टर्स तक, ठीक है। हाउएवर इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द कंपाइलर, अगर आपका कंपाइलर सपोर्ट करता है तो वो उस पर डिपेंड करेगा, मगर स्टैंडर्ड है 31 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, द वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। जैसे कि अगर मैं कैपिटल NUM लिख रही हूँ और मैं स्मॉल NUM लिख रही हूँ तो ये दो अलग अलग वेरिएबल्स होंगे या दो अलग अलग आइडेंटिफायर्स होंगे, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव होता है, कैप्स लॉक में लिखना और स्मॉल लेटर्स में लिखना। और मैं कैपिटल पहला लेटर N लिख रही हूँ, बाद में स्मॉल लिख रही हूँ, तो ये तीसरा होगा। ये तीनों को अलग अलग कंसिडर किया जाएगा। दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज ऑल्सो डिफरेंट, राइट। क्लियर, जैसे यहाँ पे दिया NUM आर कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट वेरिएबल्स। क्लियर। Now in table 10.3 there is given some example of valid and invalid variables in C language. कौन से valid होते हैं और कौन से invalid। double is not the same as a keyword double। अब ये जो keyword है हमेशा small letters में लिखते हैं, keyword को हमेशा small letters में लिखा जाता है, इसलिए ये capital D करके जो लिखा है ये अलग है। capital letters are the part of C character set। interest जो लिखा है ये C character set का part है। अब ये टोटल क्वांटिटी जो लिखा है अंडरस्कोर यूज़ किया है दोनों के बीच में, ये भी कैरेक्टर्स आर अलाउड है। देन मार्क 100 एज फर्स्ट लेटर इज अ कैरेक्टर, देन इट इज अलाउड। अंडरस्कोर फाइल फर्स्ट लेटर कैन बी
अंडरस्कोर। सो ये सारे जो हैं वैलिड वाले हैं, वी कैन से ऑल दीज आर वैलिड वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। अब इनवैलिड कैसे है? इनवैलिड कैर ये कीवर्ड है, कैर ये कीवर्ड अगर है तो ये इनवैलिड है, वी कैनॉट यूज दिस एज अ वेरिएबल। टोटल वैल्यू ब्लैंक स्पेस जो है ये अलाउड ही नहीं है, टोटल और वैल्यू अलग अलग लिखा है, यहाँ पे अंडरस्कोर लिखो अलाउड होगा। देन टोटल एम्परसेंड वैल्यू, स्पेशल कैरेक्टर्स भी अलाउड नहीं है, इसीलिए ये भी इनवैलिड है। 10 मार्क्स नंबर से कभी भी शुरुआत नहीं होगी, कहाँ से होगा? कैरेक्टर से या तो अंडरस्कोर से। क्लियर बच्चों? तो आपको इस तरह पे अब ये स्टडी करने के बाद आपने जो समझा है उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चनिंग किया जाएगा। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग, सो प्लीज़ गो थ्रू दीज थिंग्स। अब ये कांस्टेंट वाला पार्ट हमारा एक बाकी है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अभी आपका कवर करूँगी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है और डिटेल में लेना ज़रूरी है, इसके सिवा आपका क्लियर नहीं होगा। यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So guys, please read out this chapter number 10. This is the base of the C language. So clear the concepts. If you have any difficulty, then you can ask queries also through the group. Okay? Have a nice time. Good morning students. Let us start with next topic, constant. What is constant in C language? The entities of C that do not change its value throughout the execution of program are known as constant. Constant किसे बोलते हैं हम लोग? पूरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो जाता है, वो होने तक भी वैल्यू जब चेंज नहीं होती है, फिक्स रहती है, उसे हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है? Constant can be divided into different categories as shown in figure 10.7. Let us discuss these constants in detail. अब यहाँ पर आपका जो फिगर है टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सेम फिगर नंबर 10.7 we are referring. See, now there are 4 different kinds of constants. Very first is numeric, second one is symbolic, third one is backslash, and fourth one is character. In case of numeric constant, there are again 2 categories. One is real and another is integer. In case of integer, example they have provided whole number is the example, that is 250, 99. Okay? माइनस भी वैल्यू हो सकती है। रियल नंबर में डेसिमल पॉइंट आता है। एग्जाम्पल दिया है 25.99 माइनस 9.58 एट्सेट्रा। ठीक है? ये न्यूमेरिक के 2 टाइप हुए एग्जाम्पल के साथ। अब सिंबॉलिक में क्या आता है? तो न्यूमेरिक कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय नेम, जैसे हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बैकस्लैश में आता है स्पेशल 2 कैरेक्टर /a। ठीक है? स्पेशल 2 कैरेक्टर कांस्टेंट, एग्जाम्पल दिया है /a और वो लिखा है सिंगल कोट्स के अंदर। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, जो कैरेक्टर कांस्टेंट्स है उसके भी 2 टाइप्स है। एक तो सिंगल कैरेक्टर या स्ट्रिंग। सिंगल कैरेक्टर में आता है कैरेक्टर कांस्टेंट, जैसे कि सिंगल h लिख रहे हैं हम लोग, कैपिटल H, वो भी सिंगल कोट्स के अंदर। ठीक है? या फिर स्मॉल g लिख रहे हैं, ये एग्जाम्पल दिया है। आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो, लेकिन सिंगल कोटेशन करना ज़रूरी है। तो सिंगल कैरेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्ट्रिंग मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर्स जब हम इकट्ठे लिखते हैं, जैसे कि कोई नाम हो, उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। सेट ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। तो यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए ध्यान रखना है, कभी भी डबल कोट्स के अंदर, जैसे सीता, गीता, रीता, कुछ भी नाम लिख दिया है डबल कोट्स के अंदर, तो वो हो गया स्ट्रिंग। ठीक है? क्लियर? सो यहाँ पर इस तरह कांस्टेंट के 4 टाइप्स होते हैं। सो ये 4 टाइप्स के बारे में आपको स्टडी करना है। ठीक है? तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स तो दे रखे हैं ताकि आपका काम इजी हो जाए। अब आइए आगे देखते हैं क्या और आगे है। यहाँ पर सबसे पहला है न्यूमेरिक कांस्टेंट।
न्यूमेरिक कांस्टेंट को दो कैटेगरीज में, मैंने वही समझाया आपको, इंटीजर और रियल पार्ट में दिया है। तो इंटीजर में क्या होता है भाई, इंटीजर को डिटेल में उन लोगों ने एक्सप्लोर किया है। सो व्हाट इज देयर इन इंटीजर? इंटीजर कांस्टेंट रेफर्स टू होल नंबर्स। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर कांस्टेंट्स। कौन से? डेसिमल, हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल। तो ये 3 टाइप के इंटीजर कांस्टेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वेरियस नंबर सिस्टम इज गिवन इन अपेंडिक्स 1। तो यहाँ पे एक रेफरेंस दिया है, अपेंडिक्स 1 में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो वो हम लोग रेफ़र कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल रेफ़र करवाऊँगी, ठीक है? फिर भी आप एक बार यहाँ से ओपन करके देखना है अपेंडिक्स में। आई डोंट हैव राइट नाउ दैट पिक विथ मी, सो यू प्लीज़ रेफ़र दैट। द डेसिमल कांस्टेंट यूज न्यूमेरिक राइट डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। यहाँ पर क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, वो होंगे। वी कैन यूज एज प्रीफिक्स यूनरी प्लस और माइनस विथ सच नंबर्स। तो यहाँ पर हम लोग यूनरी प्लस और माइनस ऐसे नंबर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। द हेक्साडेसिमल कांस्टेंट यूज न्यूमेरिक डिजिट्स। हेक्साडेसिमल कांस्टेंट क्या यूज़ करता है? न्यूमेरिक डिजिट्स को यूज़ करता है। 0 to 9 एज वेल एज लेटर्स भी, A to F। A to F refers the numeric values 10 to 15। ये मैंने आपको इसके पहले भी समझाया हुआ है कि हेक्साडेसिमल नंबर्स में 0 से लेकर 16 तक होते हैं, लेकिन जो डिजिट्स हैं 0 to 9 हो गए और 10 to 15 तक के लेटर्स होते हैं, A to F। 10 to 15 लिखा नहीं जाता, उसके बदले में कैपिटल A to F रेफर किया जाता है, ठीक है? 10 का वैल्यू A, 11 का वैल्यू B, इस तरह से 15 का वैल्यू F हो जाएगा, ठीक है? हेक्साडेसिमल नंबर्स हैव बेस 16, हमेशा उसका बेस 16 रहता है। व्हेन यूजिंग दिस वैल्यू इन C वी डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम डेसिमल नंबर्स बाय यूजिंग 0x और 0x एज प्रीफिक्स, या तो स्मॉल x होगा या कैपिटल X होगा। देन ऑक्टल कांस्टेंट, ऑक्टल में क्या होता है? 0 to 7, टोटल 8 नंबर्स है, तो 0 और 7 दोनों को इंक्लूड किया है, इसीलिए टोटल 8। द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 8, हमेशा इसका बेस कितना रहेगा? 8 रहेगा। व्हेन यूजिंग दिस वैल्यू इन C वी डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम डेसिमल नंबर्स by using 0 as a prefix. Table 10.4 gives a list of some valid and invalid integer constants. अब यहाँ पर कुछ constants valid है और कुछ invalid है, तो देखते हैं बच्चों valid कौन से हैं, कौन से constant है जो valid है। ओके, तो valid में आता है 40,000 valid decimal positive whole number, that is 40,000. The next is -120. The next one is, this is negative whole number, okay? Then valid decimal positive long whole number 79999L. Then valid hexadecimal number 0xb5. Valid hexadecimal number next one is 0x79. ठीक है, इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ ये हेक्साडेसिमल है ना, क्योंकि यहाँ पे A to F, B तो उसके बीच में आता है, दैट मीन्स दैट इज अलाउड। हेक्साडेसिमल में फिर से 0x79, देन ऑक्टल नंबर में 045, ये ऑक्टल नंबर 0 से 7 तक कोई भी डिजिट आप लिख सकते हो, ठीक है? तो ये सारे वैलिड कॉम्बिनेशंस है। अब इनवैलिड में क्या होता है? इनवैलिड में क्या है? कॉमा इज नॉट अलाउड। अब अगर किसी ने 25,000 ऐसे वैल्यू लिखी तो यहाँ पर कॉमा लिखना अलाउड नहीं है। उसके बाद -100.0 इट इज़ अ रियल कांस्टेंट, ये भी अलाउड नहीं है, ठीक है? देन RS रुपीज़ लिखा है आगे, ये भी अलाउड नहीं है। उसके बाद 0xg, G इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। हमारे इसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर्स और A से लेकर F तक जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं, तो ये G तो आगे का आ रहा है, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड। उसके बाद 0x8,9, तो कॉमा इज़ नॉट अलाउड। देन 096, ये 3 इसमें जो भी नंबर लिखा होता है ना, तो ये ऑक्टल नंबर को 3 अलग अलग नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन।
पर 0 to 7 में के बीच में ही होना चाहिए, पर यहाँ पे देखो 9 यूज़ किया है, सो दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द ऑक्टल नंबर, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड. सो ऑल दिस इज रिगार्डिंग इंटीजर कांस्टेंट. और दूसरा है रियल वैल्यूज़. रियल कांस्टेंट क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होगा, वैलिड और इनवैलिड रियल के लिए भी कॉम्बिनेशन दिया है, ठीक है. तो इसमें दिया है देखो एग्जाम्पल्स. तो ये 250.00 ये वैलिड है, 295 वैलिड है, -15.55 ये वैलिड है क्योंकि ये डेसिमल नंबर है पर ये निगेटिव है. यहाँ पे देखो e⁵ वैलिड साइंटिफिक वैल्यू है, e अगर है तो साइंटिफिक वैल्यू है. उसके बाद में यह कैपिटल E के साथ लिखा हुआ है -2, मतलब इसके टू द पावर -2 है, ये भी वैलिड साइंटिफिक वैल्यू है. तो बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है, क्या ये वैलिड इंटीजर या फिर रियल कांस्टेंट है, कुछ ऐसा नंबर देंगे और पूछेंगे. तो आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि सच में ये वैलिड है या नहीं है. अब यहाँ पर आगे इनवैलिड कैसे होता है, जब भी कोई कॉमा वाला वैल्यू आता है सो वो होता है इनवैलिड, या कोई स्पेशल कैरेक्टर के साथ होता है वो भी इनवैलिड होता है. स्पेशल कैरेक्टर नहीं, ओनली ई जो लेटर है स्मॉल या कैपिटल वो अलाउड है, स्पेशल कैरेक्टर नहीं. अब यहाँ पे एक्सपोनेंट जो लिखा है तो उसके जो इंटीजर होना चाहिए, एक्सपोनेंट शुड ऑलवेज बी इंटीजर. अब यहाँ पर e⁵ लिखा है तो दैट इज़ नॉट अलाउड. उसके बाद 51 e⁻², तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दे रखी है -2 और e के बीच में, तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस भी अलाउड नहीं है. सो दैट इज ऑल्सो नॉट वैलिड इंटीजर, सो दैट इज इनवैलिड इंटीजर. बट ये कौन सा था, रियल कांस्टेंट था, ठीक है, रियल टाइप के वैल्यूज. ओके, सबसे पहले हम लोगों ने इंटीजर वैल्यूज देखे, इंटीजर कांस्टेंट्स, उसके बाद में रियल कांस्टेंट्स देखे. ओके.